नमस्कार साथियों, मैं शुभम स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल IQ-पुर एकेडमी में। आज हम पढ़ेंगे संविधान, साथ ही एनसीईआरटी के उन बिंदुओं, उन फैक्टों को भी देखते हुए चलेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो आपका अनमोल समय नष्ट न करते हुए बढ़ते हैं अपने पथ की ओर। एनसीईआरटी आधारित संविधान, जी हाँ, जितने भी पॉइंट होंगे सारे एनसीईआरटी आधारित होंगे। ये हमारी संविधान की पहली क्लास होगी जिसमें हम देखेंगे कुछ एक्टों के बारे में, कुछ अधिनियमों के बारे में, जिससे काफ़ी क्वेश्चन परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। इस कारण से परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। पहला एक्ट होता है हमारा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसमें क्या होता है कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल, बम्बई तथा मद्रास तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर बना दिया जाता है। पहला गवर्नर होते हैं वारेन हेस्टिंग्स। जी हाँ, वारेन हेस्टिंग्स। अगला पॉइंट होता है हमारा कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1774 ईस्वी में की जाती है, जिसके मुख्य न्यायाधीश होते हैं सर एलिजाह इम्फे तथा 3 अन्य न्यायाधीश होते हैं चेम्बर्स, लिमेस्टार और हाइड। अगला अधिनियम होता है हमारा पिट्स इंडिया अधिनियम 1784। इसी में एक अधिनियम होता है रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 की कमियों को दूर करने के लिए एक अधिनियम आता है 1781 में, जिसका नाम होता है संशोधित अधिनियम। इसका उद्देश्य होता है रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करना। जो रेगुलेटिंग एक्ट में कमियां रह गई थी उसको दूर करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। अगला पॉइंट होता है 1784 में अधिनियम लाया गया जिसे पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से जाना जाता है। इसका जो नामकरण होता है ये ब्रिटेन के तत्कालीन उस समय यूए प्रधानमंत्री हुआ करते थे विलियम एक्ट, इन्हीं के नाम पर इस एक्ट का नाम पड़ा। अगला पॉइंट होता है हमारा इस एक्ट के तहत कंपनी के राजनैतिक तथा वाणिज्यिक कार्यों को अलग कर दिया गया। जी हाँ, इस एक्ट के तहत कंपनी के राजनैतिक तथा वाणिज्यिक कार्य हुआ करते थे उनको अलग कर दिया जाता है। अगला पॉइंट होता है हमारा राजनैतिक मामलों के प्रबंधन के लिए 6 कमिश्नरों के एक नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की जाती है, जिस बोर्ड का नाम बोर्ड ऑफ कंट्रोल होता है। 6 कमिश्नरों का कंट्रोल बोर्ड ऑफ कंट्रोल के हाथों में दिया जाता है। उसकी संभाल करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल को प्रदान किया जाता है। तथा जो भारत में अंग्रेजी अधिकृत क्षेत्र हुआ करता था उसका अधिकार भी बोर्ड ऑफ कंट्रोल को दे दिया जाता है। अगला पॉइंट होता है हमारा कि बंबई तथा मद्रास के गवर्नर को पूर्ण रूप से गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया जाता है। अगला पॉइंट होता है हमारा गवर्नर जनरल के परिषदों की सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी जाती है। इस एक्ट के आने से पूर्व जो गवर्नर जनरल के परिषदों की सदस्यों की संख्या हुआ करती थी, परिषद में सदस्यों की संख्या हुआ करती थी, वो 4 होती थी। इस एक्ट के आने के पश्चात घटाकर 3 कर दी जाती है। अगला पॉइंट होता है हमारा मुख्य सेनापति को गवर्नर जनरल के परिषद में शामिल कर दिया जाता है। अगला पॉइंट होता है हमारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकृत प्रदेश का एक नया नाम ब्रिटिश अधिकृत भारतीय प्रदेश कर दिया जाता है। अगला अधिनियम होता है हमारा 1786 का अधिनियम। इसमें क्या होता है देखते हैं। गवर्नर को मुख्य सेनापति की शक्तियां भी प्रदान कर दी जाती
हैं। जी हाँ, गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति की शक्तियां प्रदान कर दी जाती हैं। पहले सेनापति को, मुख्य सेनापति को गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया जाता है। इसके पश्चात उसकी शक्तियां भी गवर्नर जनरल को प्रदान कर दी जाती हैं। आगे देखते हैं कि विशेष परिस्थिति में गवर्नर जनरल को अपनी परिषद के निर्णयों को रद्द करने तथा अपने निर्णयों को लागू करने के अधिकार भी दिया जाता है। अगला अधिनियम होता है हमारा चार्टर अधिनियम 1793। इसमें क्या होता है देखते हैं। नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन की व्यवस्था की जाती है। जो नियंत्रण बोर्ड होता है उसको वेतन की जो व्यवस्था की जाती है, भारतीय क्षेत्रों से जाने वाला धन जो एक राजस्व में इकट्ठा होता था, भारतीय राजस्व में इकट्ठा होता था, उसी भारतीय राजस्व से वेतन प्रदान किया जाता था नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों को। अगला पॉइंट होता है हमारा कि सभी कानूनों और विनियमों की व्याख्या का अधिकार न्यायालय को दे दिया जाता है। आज भी है। अगला पॉइंट भी देखते हैं क्या होता है। पूर्व से प्रचलित व्यक्तिगत तथा परंपरागत नियमों के स्थान पर ब्रिटिश भारत में लिखित विधि विधानों द्वारा प्रशासन की आधारशिला रखी गई। अगला अधिनियम होता है हमारा चार्टर अधिनियम 1819। इसमें क्या होता है, कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार जो होते थे उसको समाप्त कर दिया जाता है, लेकिन चीन और साथ ही पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार में एकाधिकार को 20 वर्षों तक बनाए रखने की बात की गई। अगला पॉइंट, ईसाई को भारत में धर्म प्रचार की भी अनुमति प्रदान की गई जो इसके पहले नहीं होती थी। अगला पॉइंट होगा हमारा भारतीय शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का निर्णय लिया गया, जो इसके पहले 1 लाख से कम रुपए खर्च किया जाता है या कुछ न के ही बराबर किया जाता था भारतीय शिक्षा पर। अगला पॉइंट होगा हमारा कि अंग्रेजों को भारत आने तथा व्यापार करने एवं बसने की अनुमति तो प्रदान कर दी जाती है, लेकिन एक शर्त पर इस अनुमति प्रदान की जाती है कि उन्हें बोर्ड ऑफ कंट्रोल से लाइसेंस लेना पड़ता था। अगला अधिनियम होता है चार्टर अधिनियम 1833। इसमें क्या होता है कि बंगाल के गवर्नर को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार देखने को मिला है। क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि किस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है, तो हमारा उत्तर होता है चार्टर अधिनियम 1833। ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को। तो पहला गवर्नर जनरल होता है लॉर्ड विलियम वेटिंग। जी हाँ, लॉर्ड विलियम वेटिंग। तो अगला पॉइंट होगा हमारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार चाय तथा चीन के साथ व्यापार को पूर्णतः समाप्त कर दिया जाता है। यह भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट होता है कि भारत के दास प्रथा को विधि विरुद्ध, इस यहाँ विरुद्ध लिखा है, घोषित कर दिया गया तथा 1843 ईस्वी को इसका उन्मूलन कर दिया गया या हटा दिया गया। दास प्रथा को पूरी तरह से 1843 ईस्वी में हटा दिया जाता है। क्वेश्चन इस प्रकार आएगा, कुछ इस प्रकार आएगा कि भारत से दास प्रथा का उन्मूलन कब किया गया, किस सन में किया गया, तो आपका उत्तर होता है 1843 में। आगे देखेंगे, भारतीय कानूनों का वर्गीकरण करते हुए विधि आयोग की नियुक्ति की गई तथा इसके अंतर्गत लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में विधि आयोग का गठन हुआ। जी हाँ, बिल्कुल
क्वेश्चन इस प्रकार भी देखने को मिलता है कि विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में होता है, तो आपका उत्तर होता है लॉर्ड मैकाले। आगे देखेंगे कि इसने प्रथम बार केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व का प्रारंभ किया। अगला अधिनियम होता है हमारा चार्टर अधिनियम 1853। इसमें क्या होता है, कंपनी के भारतीय शासन के अधिकार को ब्रिटिश संसद को किसी भी समय समाप्त करने का अधिकार प्राप्त हो गया। अगला, कंपनी के कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु प्रतियोगी परीक्षा की व्यवस्था की गई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पर थोड़ा सा टिक लगा लीजिएगा, इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट होता है हमारा 1854 में भारतीय सिविल सेवा के संबंध में मैकाले समिति की नियुक्त की गई। क्वेश्चन इस प्रकार आता है कि किस सन में मैकाले समिति की नियुक्त की जाती है, तो आपका आंसर होता है 1854 में। अगला अधिनियम होता है हमारा भारत सरकार अधिनियम 1858। इसमें क्या होता है कि 1857 के विद्रोह के बाद इस अधिनियम को लागू किया जाता है। इस अधिनियम के अंतर्गत इस अधिनियम के आने से कंपनी के शासन का अंत हो जाता है। जी हाँ, जब ये 1857 का विद्रोह होता है, इसके पश्चात 1 वर्ष पश्चात ही इस अधिनियम को लाया जाता है, तथा इस विद्रोह को देखते हुए इस अधिनियम को लाया जाता है, जिससे कंपनी के जो शासन का अंत इसी अधिनियम से होता है। अगला पॉइंट देखेंगे, इस अधिनियम को भारत में शासन अच्छा बनाने वाला अधिनियम भी कहा जाता है। जी हाँ, क्वेश्चन इस प्रकार भी आता है। अगला पॉइंट होगा हमारा, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया तथा भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन के अधीन हो गया। अगला पॉइंट होगा हमारा, भारत के गवर्नर जनरल को अब वायसराय कहा जाने लगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन पर भी टिक लगा, इस पॉइंट पर भी टिक लगा लीजिएगा। तो हमारा पहला वायसराय होता है लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन कई बार देखने को मिलता है कि हमारा पहला वायसराय कौन है, तो आपका उत्तर होता है लॉर्ड कैनिंग। ये कैनिंग लिखा है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट होता है कि भारत में मंत्री पद की व्यवस्था की गई। 15 सदस्यों की भारत में परिषद का सृजन किया जाता है। जो मंत्री परिषद की व्यवस्था की जाती है उसमें सदस्यों की संख्या 15 होती है। अगला पॉइंट होता है हमारा, भारतीय मामलों में ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित किया गया। मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया जाता है। इस एक्ट के साथ मुगल साम्राज्य के पद को जो समाप्त कर दिया जाता है। अगला होगा हमारा कि भारत में शासन संचालन के लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य के रूप में भारत के राज्य सचिव की नियुक्ति की गई। वायसराय राज्य के सचिव के प्रति जवाबदेह होता था। अगला अधिनियम होता है भारतीय परिषद अधिनियम 1861। इसमें क्या होता है कि वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया जाता है। जी हाँ, अध्यादेश जारी करने का अधिकार पहले वायसराय को हुआ करता था। अध्यादेश के बारे में हम आगे बिल्कुल डीप में बात करेंगे। अगला पॉइंट होता है हमारा, भारत पर पहली बार विधि निर्णय में भारतीय का सहयोग लेने और औपचारिक प्रयास किया गया इस एक्ट के तहत। अगला पॉइंट होता है, भारतीयों को नियंत्रण करने हेतु 3 कानूनों को 1862 में तत्काल प्रभाव में लागू किया गया।
पहला होता है हमारा भारतीय दंड संहिता आईपीसी धारा। आपने कई बार नाम सुना होगा आईपीसी धारा, सीआरपीसी, सीपीसी, इनके बारे में आपने पहले भी सुना होगा। लेकिन हमारा पहला होता है भारतीय दंड संहिता आईपीसी, दूसरा होता है आपराधिक प्रक्रिया कोड सीआरपीसी, तीसरा होता है नागरिक प्रक्रिया कोड सीपीसी। आगे होगा हमारा अगला अधिनियम 1873 ईस्वी का अधिनियम। इस अधिनियम के अंतर्गत क्या होता है देखिएगा। इस अधिनियम के द्वारा यह उपबंध किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता है। अगला पॉइंट होता है 1 जनवरी 1884 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया जाता है। क्वेश्चन आता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कब पूर्ण रूप से औपचारिक रूप से भंग कर दिया जाता है, तो आपका क्वेश्चन आंसर होता है 1 जनवरी 1884 को। अगला अधिनियम होता है शाही उपाधि अधिनियम 1876। शाही उपाधि अधिनियम 1876। इसमें क्या होता है 28 अप्रैल 1876 को एक घोषणा महारानी विक्टोरिया को प्रदान की भारत की सामग्री घोषित किया जाता है। सॉरी, थोड़ा सा गलती हो गई इसमें, थोड़ा सा देखिएगा आप कि 28 अप्रैल 1876 को एक घोषणा द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित कर दी जाती है। अगला देखेंगे भारतीय परिषद अधिनियम 1892। निर्वाचन पद्धति की शुरुआत हुई। चुनाव शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। जी, इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि निर्वाचन पद्धति की तो शुरुआत होती है लेकिन चुनाव शब्द का प्रयोग यहां पर नहीं होता है। अगला पॉइंट होता है हमारा भारतीय वार्षिक बजट पर वाद विवाद तथा इससे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते थे। अगला अधिनियम होता है भारतीय परिषद अधिनियम 1909। इसमें क्या होता है कि भारत के लिए तत्कालीन राज्य सचिव लॉर्ड माले तथा वायसराय लॉर्ड मिंटो के नाम पर 1919 के इस अधिनियम को माले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। अगला पॉइंट होता है हमारा सत्येंद्र सिन्हा को वायसराय की कार्यकारिणी का प्रथम भारतीय विधि सदस्य नियुक्त किया गया। अगला पॉइंट होता है हमारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई। इस व्यवस्था के तहत परिषद की कुछ सीटें मुसलमानों के लिए आरक्षित कर दी गई, जिसका निर्वाचन भी मुसलमान मतदाताओं द्वारा ही किया जाना था। इसलिए लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में भी जाना जाता है। आपका क्वेश्चन इस प्रकार भी आता है कि सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक किसे कहा जाता है, एक किसे जाना जाता है, तो आपका उत्तर होता है लॉर्ड मिंटो। भारत सरकार अधिनियम 1919, इसे मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहते हैं। प्रत्यक्ष चुनाव की प्रणाली अपनाई गई तथा महिलाओं को भी मताधिकार दिया गया। इस भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत जो है चुनाव की प्रणाली अपनाई जाती है, प्रत्यक्ष चुनाव की प्रणाली अपनाई जाती है तथा महिलाओं को भी मतदान देने का अधिकार दिया जाता है। अगला पॉइंट होता है हमारा सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली सिख, ईसाई, आंग्ल, भारतीय तथा यूरोपियों में भी लागू कर दी जाती है। एक बार फिर से देखिएगा, सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली सिख, ईसाई, आंग्ल, भारतीय तथा यूरोपियों में भी लागू कर दी जाती है। अगला पॉइंट होता है हमारा भारत के सचिव को भारत का महालेखा परीक्षक को नियुक्ति करने का अधिकार दिया जाता है। अगला पॉइंट होता है
केंद्रीय बजट और राज्य बजट को पृथक कर दिया जाता है। इस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को और राज्य बजट को भी अलग कर दिया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ये कि भारत में सिविल सेवा के सुधार हेतु 1929 में शाही आयोग का गठन हुआ, जिसकी अनुशंसा पर 1926 में लोक सेवा आयोग का गठन होता है। क्वेश्चन आता है लोक सेवा आयोग का गठन कब होता है? 1926 में होता है। अगला अधिनियम होता है हमारा भारत सरकार अधिनियम 1935। इसमें क्या होता है कि 321 अनुच्छेद तथा 10 सूची के साथ भारत शासन अधिनियम 1935 ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया जाने वाला सबसे बड़ा अधिनियम होता है। अगला पॉइंट होता है इस अधिनियम में अखिल भारतीय संघ तथा प्रांतीय सेवा आयोग की स्थापना की गई। जी हाँ। अगला पॉइंट होता है हमारा देश की मुद्रा तथा साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। तो भारतीय इस एक्ट के तहत ही भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की जाती है। आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की जाती है। 1935 के अधिनियम द्वारा केंद्र तथा प्रांतों के मध्य शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों में किया जाता है। पहली सूची होती है संघ सूची, जिसमें 59 विषय होते हैं। दूसरी सूची होती है प्रांतीय सूची, जिसमें 54 विषय होते हैं। तीसरी सूची होती है समवर्ती सूची, जिसमें 36 विषय होते हैं। अगला पॉइंट बनता है इस अधिनियम के द्वारा वर्मा और अदन को भारत से अलग कर दिया जाता है। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होता है, तो ध्यान रखिएगा कि किस अधिनियम के द्वारा वर्मा और अदन को भारत से अलग किया जाता है। हमारा वेरी इंपॉर्टेंट तथा अगला अधिनियम होता है स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसमें क्या होता है कि 4 जुलाई 1947 को लॉर्ड लुईस माउंटबेटन द्वारा ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पेश किया गया, जो 18 जुलाई 1947 को स्वीकार हुआ। इस अधिनियम में 20 धाराएं थी। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट होता है 15 अगस्त 1947 को 2 डोमिनियन राज्यों पाकिस्तान तथा भारत की स्थापना होती है। अगला पॉइंट होता है हमारा वायसराय पद को भी समाप्त कर दिया जाता है। स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से वायसराय पद को समाप्त कर दिया जाता है। थोड़ा सा देखिएगा। अब हम देखेंगे एनसीईआरटी फैक्ट। जी हाँ, देखेंगे हम एनसीईआरटी फैक्ट, जो हमने शुरुआत में बात की थी कि एनसीईआरटी फैक्ट को देखते हुए चलेंगे, इसलिए हम इन्हें भी देखते हुए चलेंगे। तो देखिएगा क्या होता है 1757 की प्लासी की लड़ाई तथा 1764 की बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों को विजय के बाद बंगाल पर ब्रिटिश कंपनी के शासन का शिकंजा कसना शुरू कर दिया। अगला पॉइंट होता है में लॉर्ड विलियम बेटिंग भारत के पहले गवर्नर बने। देखिएगा अगला पॉइंट होता है 1833 के चार्टर अधिनियम में परिषद के सदस्यों की संख्या 4 कर दी गई, जिसमें से एक विधि सदस्य होता था। उसे परिषद में विधि निर्माण के कार्य के समय आधिकारिक रूप से उपस्थित होने का अधिकार था। अगला होता है कि गवर्नर जनरल को परिषद द्वारा पारित नियमों से पूर्व निर्मित कानून को विनिमय कहा जाता था, जबकि गवर्नर जनरल की परिषद द्वारा पारित कानून अधिनियम कहलाता था। अगला पॉइंट होता है गवर्नर जनरल के एवं उसकी परिषद द्वारा निर्मित नियम एवं विनिमय इंग्लैंड की विधियों के विरुद्ध नहीं होने चाहिए। विरुद्ध होने पर ब्रिटिश सरकार में अपील की जा सकती थी। अगला पॉइंट 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा परिषद के कार्यों को 2 वर्गों में बांट दिया गया। केंद्रीय विधान
मंडल तथा शाही विधान परिषद। अगला पॉइंट होता है भारत में दास प्रथा का उन्मूलन जो होता है 1843 से होता है। अगला पॉइंट होता है भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे, आपको बता चुके हैं। अगला पॉइंट होता है 1853 के चार्टर अधिनियम में गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्य विधायकों के रूप में कार्य करते समय की वृद्धि की हुई। 1861 में भारतीय परिषद अधिनियम में आपात स्थिति में गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्रदान किया गया। अगला होता है 1862 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीय बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया। अगला होता है 1919 के भारतीय शासन अधिनियम में सरकारी कार्यों को 2 भागों में बांटा गया, केंद्रीय एवं प्रांतीय। अगला होता है 1935 के भारतीय शासन अधिनियम में 321 अनुच्छेद और 10 सूचियां थी, जो उपरोक्त आपको बताया गया है। अगला होता है 1935 के अधिनियम में संघीय स्तर पर द्वैध शासन की व्यवस्था की गई। अगला पॉइंट होता है भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, कई बार पूछा गया है कि भारतीय स्वतंत्रता के समय किस पार्टी की सरकार हुआ करती थी, तो लेबर पार्टी की सरकार हुआ करती थी। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल माउंटबेटन थे, आप ध्यान रखिएगा। अगला है श्री राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम गवर्नर वायसराय थे। आपको पता ही होगा कि श्री राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम वायसराय थे। अगला होता है कि भारत पाकिस्तान के बीच पंजाब और बंगाल के में सीमा निर्धारित हेतु सर रेडक्लिफ की अध्यक्षता में सीमा आयोग का गठन हुआ। तो हमारा यहाँ से समाप्त होता है। तो आपको अगर क्लास अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। और इस क्लास में जो मेरे द्वारा जो भी छोटी मोटी गलती हुई हो तो आप उन्हें नज़रअंदाज कर सकते हैं। और इसलिए हम मिलते हैं अगली क्लास में। तो नमस्कार, चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में।